वेलकम टू अवधि क्लासेस। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य विषय हमारा जो चल रहा है, स्वास्थ्य टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। तो हेल्थ एजुकेशन क्या है? जिसमें हम स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा प्रदान करें या फिर प्राप्त करें। प्रश्न पहला है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर आपको स्वास्थ्य को उत्तम रखना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है? उसके लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उचित पोषण होना चाहिए, ठीक है। नियमित व्यायाम भी करना चाहिए और उचित रहन सहन होगा तो भी आपका उत्तम स्वास्थ्य होगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उपरोक्त सभी यानी कि एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको चाहिए उचित पोषण, नियमित व्यायाम और उचित रहन सहन। अगला है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। क्या बनाता है? अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए व्यायाम आवश्यक है। तो वो शरीर को क्या बनाता है? रोगी बनाता है कि आलसी बनाता है कि क्रियाशील बनाता है ना। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम क्या है? आवश्यक है ना। व्यायाम जो है स्वस्थ रहने के लिए क्या है? आवश्यक है, क्योंकि यह क्या बनाता है? शरीर को एकदम हष्ट पुष्ट बना देगा, है ना। क्या बना देगा? बिल्कुल हष्ट पुष्ट बना देगा, यानी कि आपको बिल्कुल तंदुरुस्त बना के रखेगा, है ना। तो आपको क्या है? स्वस्थ रहने के लिए आपको क्रियाशील और स्वस्थ बना देगा शरीर को, ठीक है। आपके शरीर को क्या बनाएगा? क्रियाशील और स्वस्थ। क्यों? क्योंकि आप व्यायाम करते हैं और व्यायाम हमेशा जो है शरीर को क्या बना देती है? क्रियाशील बना देती है। अगला देखते हैं, व्यायाम करने के बाद आप अगर एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप व्यायाम करने के बाद आ रहे हैं, व्यायाम करके आ रहे हैं, तो आप थोड़ी देर क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आराम करना चाहिए, है ना। व्यायाम करने के थोड़ी देर बाद जो है आराम करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? अगर आपको निरंतर आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रखना है, अच्छा रखना है, तो आपको कैसा व्यायाम करना चाहिए? तो व्यायाम में हमेशा निरंतरता होनी चाहिए, नियमित होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? नियमित होना चाहिए। व्यायाम बीच बीच में नहीं, बल्कि हर दिन नियमित होना चाहिए, है ना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? यानी कि जैसे जैसे आपकी एज निकलती जाएगी तो अक्सर देखा जाता है कि आँखों में जो है मोतियाबिंद, है ना, मोतियाबिंद नामक जो है बीमारी बढ़ती जाती है। इसका चांस बढ़ जाता है, मोतियाबिंद होने का चांस बढ़ता जाता है। कर बढ़ती हुई एज के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ। धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसके पहले भी वीडियो में हम बताए थे कि अगर दूध और विटामिन डी, क्या? सूर्य की रोशनी जो है विटामिन डी का उत्तम स्रोत होता है। क्या? सूर्य की रोशनी, ठीक है ना। तो विटामिन डी जो है मनुष्य में, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? धूप से। अगला कह रहा है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग। तो दूषित भोजन, अगर आप गंदा भोजन खा रहे हैं तो उससे क्या होगा आपको? सबसे पहले तो आपको जो है हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैजा। क्योंकि मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज से होता है, प्लेग वही प्लेगो से होता है ना। तो जो हैजा है ना, ये दूषित भोजन खाने से होता है, हैजा आपको हो जाएगा, ठीक है। आगे है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान। अगर यानी कि जैसे कि हमको प्राप्त करना है कि ये स्वास्थ्य से बिल्कुल फिट है, तो आपके अंदर क्या ऐसी वो होनी चाहिए? तो उसके पहले भी बताया था कि दृढ़ मांसपेशियाँ, है ना, एकदम
परफेक्ट मांसपेशियां अगर हों तो वो स्वास्थ्य के सबसे अच्छे घटक हैं। ठीक है। अगला, तंबाकू में हानिकारक रसायन। बहुत लोग तंबाकू खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उसमें हानिकारक रसायन क्या होता है? उसमें होता है निकोटीन नामक एक रसायन। निकोटीन नामक रसायन जो होता है ना, यही सबसे हानिकारक होता है तंबाकू वालों के लिए। जो भी तंबाकू खाते हैं ना, उनमें जो निकोटीन होता है तंबाकू में, वही शरीर को खराब करता है या फिर शरीर को दुष्प्रभाव देता है ना। जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए। अब जाड़े का मौसम है ना, ठंडी का समय है, तो आपको कभी कभी करना चाहिए या फिर जब धूप में या फिर जो है गर्म पानी से। तो रियलिटी ये है कि जाड़े के मौसम में आपको जो है प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर का वातावरण जिस हिसाब से है, यानी कि ठंडा है, तो अगर आप नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो जो आपका शरीर का तापमान है वो बाहर के तापमान के लगभग बराबर हो जाएगा, तो आपको ठंड महसूस नहीं होगी। अगर आपके अंदर पूरा गर्म भरा हुआ है, आप बहुत सारे कपड़े लपेटे हुए हैं और बाहर का वातावरण ठंडा है, तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आप बिल्कुल ठंड से दूर हो जाएंगे। कहते हैं ना गाँव में कि जो है अगर नहाए नहीं तो ठंडी लगेगी, नहा लिए होते ठंडी नहीं लगती। आगे देखते हैं, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका है? तो जब फेफड़े से ऑक्सीजन प्राप्त करेगी, फेफड़े द्वारा जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होता है, वही जो है ऑक्सीजन से रक्त को शुद्ध किया जाता है। संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कैसे फैलता है संक्रामक रोग? तो संक्रामक रोग जो होता है ना, वो वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, जल द्वारा फैलने वाला रोग है, संपर्क द्वारा, यानी कि जब वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, इन सभी के द्वारा फैले तो वो क्या है? संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब फैलने वाला, एक दूसरे के संपर्क से, जल से, वायु से, है ना, ये सब क्या है? संक्रामक रोग हैं। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। जब जो है शरीर, जितने भी रोग हैं उनको आप जो है दूर रखो, तो किसके द्वारा रखा जाता है? वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। यानी कि जितना ज़्यादा आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा उतने ही आप निरोग रहेंगे, है ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक के जो विषाणु हैं, है ना, चेचक जो विषाणु है उनको हम कहते हैं वेरियोला वायरस। क्या कहते हैं? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण ही जो है चेचक होता है। ठीक है, चेचक होने का क्या कारण है? वेरियोला वायरस। ये क्या है? वायरस है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। तो जो डिप्थीरिया रोग है ना, वो अक्सर जो है छोटे बच्चों में आप लोग देखते हैं। किस में देखते हैं डिप्थीरिया? छोटे बच्चों में डिप्थीरिया नामक रोग। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं वो एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? वो परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी। ये रासायनिक पदार्थ है ना, रासायनिक पदार्थ, परजीवी। तो भोजन को विषाक्त बनाने वाले जो कौन से वो हैं आंतरिक कारक? परजीवी हैं, रासायनिक पदार्थ। टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार। टिटनेस जिसको आप कहते हो ना, वो धनुष की तरह बन जाता है पूरा शरीर, जब टूट जाता है बिल्कुल। मतलब अगर टिटनेस जो रोगी रहते हैं उनका बिल्कुल शरीर जो है धनुष का तार हो जाता है ना, बिल्कुल धनुष की तरह हो जाता है, इतना टूट जाता है पूरा। ऊपर वो सीना ऊपर उठ जाता है, हाथ पैर नीचे और सर नीचे हो जाएगा और सीना पूरा ऊपर उठ जाएगा, पूरा धनुष बन जाएगा शरीर, जिसको टिटनेस होता है। तो पूरा ऐंठ जाता है शरीर, है ना। तो शरीर का ऐंठ जाना, शरीर का ऐंठ जाना, यह जो है टिटनेस का मुख्य विकार है। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय। संक्रामक रोगों से कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या उपाय हो सकता है? तो संक्रामक रोगों से बचना है तो आपको क्या लगवाना है? टीके। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से बचना है तो हमें क्या लगवाना है? टीका, वैक्सीन, है ना, हमें वैक्सीन लेना होगा। तो संक्रामक रोगों से बचना है तो हमें
वैक्सीन लेना होगा। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोग, अगर हवा के द्वारा फैलते हैं तो क्या फैलते हैं? हवा के द्वारा क्या फैलते हैं? इसके पहले भी क्या बताया था, है ना, एक क्या वायरस का नाम बताया मैं इसके पहले कि वो क्या कर वेरियोला वायरस जो है वो क्या करता है, चेचक को बढ़ावा देता है, चेचक को फैलाता है। अब है वो क्या, वायरस, तो वायरस तो हवा द्वारा ही फैलेगा ना, हवा द्वारा फैलेगा। जैसे कोरोना वायरस है तो वायरस जो है हवा द्वारा फैलते हैं, तो चेचक तो वायरस था तो वो भी कैसे फैलेगा, हवा द्वारा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? जो व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है ना, वो शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है, मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है और आत्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, तो ये तीनों पर निर्भर करता है क्या, व्यक्ति का स्वास्थ्य। परजीवी प्लाज्मामोडियम उत्पन्न करता है। इसके पहले भी मैं बताया जो प्लाज्मामोडियम जो है, परजीवी प्लाज्मामोडियम, ये जो है मलेरिया को बढ़ावा देता है। किसको? मलेरिया जो है परजीवी प्लाज्मामोडियम से उत्पन्न होता है। ठीक है। पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है? पीलिया रोग, अगर किसी को पीलिया रोग हुआ है तो वह किससे प्रसारित होगा, फैलेगा? तो मधुमेह और कैरोटीन, मधुमेह और जल और भोजन, पीलिया रोग है तो पीलिया रोग जो है जल और भोजन से होगा। किससे प्रसारित होगा? जल से और भोजन से, यानी कि जिस प्रकार से आपका भोजन होगा, जिस प्रकार से जल होगा, उसी से ये फैलता है ना। विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी, विषाणुओं के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? वो होती है हैजा। विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी जो है हैजा है। ठीक है, इसके पहले भी बताया था कि हैजा जो है विषाणु द्वारा फैलती है। अगला है BCG का टीका निम्न में से किससे विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तो ये BCG का टीका जो लगाया जाता है वो तपेदिक या फिर यक्ष्मा जिसको कहते हैं, तपेदिक या यक्ष्मा जैसे रोगों को रक्षा प्रदान करता है या फिर जो है उसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ठीक है, BCG का टीका। एड्स रोग, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रोग किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स जो है ना, एड्स एक वायरस है। क्या है? एड्स एक वायरस है। एड्स फैलता किससे है? वायरस से। कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। पोलियो मिलेटिस बंदर ये भी सही है, और क्वास्क्योर प्रोटीन ये भी सही है। लेकिन जो रतौंधी है वो विटामिन ए, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि विटामिन ए से रतौंधी होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा, जिसको आप फंगस कहते हो ना, तो फंगस द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? फंगस से हमेशा दाद होते हैं। क्या होते हैं? दाद। छोटे छोटे बिल्कुल कीड़े की तरह होते हैं फंगस। जहाँ पे ये फैलते चले जाएंगे, आप जितना ज़्यादा इसको इधर उधर फैलाओगे, टच करोगे, उतना ज़्यादा वो फैलता चला जाएगा, क्योंकि वो फंगस है, वो कवक है, उससे जो है दाद होती है। और दाद हमेशा आप लोग जानते हो फैलता चला जाएगा, है ना। उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप खुजली करोगे उतना ज़्यादा वो फैलता चला जाएगा। कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो वायरस जो है अच्छी तरीके से आप जानते हो कि न कैंसर है, न मलेरिया है और न टाइफाइड। ये मलेरिया प्लाज्मामोडियम है, टाइफाइड हुआ, कैंसर हुआ, ये सब वायरस द्वारा उत्पन्न, है ना, नहीं होते हैं। ये सब वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, इसमें से कोई नहीं, वायरस द्वारा इसमें से कोई नहीं, है ना। हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है? हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारी है?
तो इसके पहले भी मैं बताया कि जो हैजा और टाइफाइड होता है वो होता है भोजन तथा जल जनित रोग। किससे? भोजन अगर गंदी है, आपकी पानी गंदा है, आप उसको ग्रहण करते हो तो आपको क्या हो जाएगा? हैजा और टाइफाइड। ठीक है। वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो वो है तपेदिक। वायु द्वारा अगर फैलेगा तो वो बैक्टीरिया होगा नहीं, कवक होगा नहीं, वो होगा वायरस। क्या होगा? वायरस। और फैलने वाला क्या रोग है? तपेदिक। तपेदिक रोग जो है वायु द्वारा फैलता है। जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? अब जल द्वारा फैलना है तो अभी इसके पहले भी बताया कि जल द्वारा फैलने वाला रोग क्या है? हैजा और टाइफाइड। तो हैजा जो है जल से फैलने वाले रोग हैं। संपर्क द्वारा कौन सा रोग फैलता है? अगर किसी को, अगर आप देखो सिफिलिस हुआ है, किसी को सिफिलिस हुआ है और आप उसके संपर्क में हो, किसी को सिफिलिस हुआ है, आप उसके संपर्क में हो, तो आपको भी वो होने का चांस बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग है। यहाँ कहा जा रहा है कि घाव द्वारा कौन सा रोग फैलता है? घाव द्वारा टिटनेस फैल जाएगा। कैसे? अगर आपको जो है, कहते हैं कि जो जंग लगा लोहा होता है ना, या फिर आप कहीं से कट पिट जाता है, तो अगर घाव हो गया तो उससे जो है टिटनेस होने की जो चांसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो घाव द्वारा कौन सा रोग? टिटनेस रोग। कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? जल द्वारा तो देखो, जल द्वारा अगर देखा जाए तो हैजा फैलेगा, पीलिया, टाइफाइड, ये सब जल द्वारा फैलते हैं। कौन कौन से? हैजा, पीलिया और टाइफाइड, ये सब हैं जल द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक है। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है जल द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। ठीक है। पील पाँव रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पील पाँव, है ना, ये होते हैं क्यूलेक्स मच्छर काटने से। क्यूलेक्स मच्छर अगर आपको काटता है या फिर आपके अगल बगल में क्यूलेक्स मच्छर बहुत हैं तो आप जो है पील पाँव रोग से ग्रसित हो जाएंगे, है ना। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? तो ल्यूकेमिया जो है ना, वो रोग जो है रक्त की बीमारी है। ल्यूकेमिया क्या है? रक्त की बीमारी है। छूत की बीमारी नहीं है। छूत से जो है हिस्टीरिया नहीं होता। छूत से जो है हिस्टीरिया नहीं होगा, बल्कि अगर छूत से फ्लू भी होगा, वायरल फीवर भी होगा। कहते हैं ना कि अगर 2-4 लोगों को हो गया तो हमको भी हो गया था। खुजली भी होगा। किसी को दांत खुजली हो रही है, अगर आप देखो कहोगे ना, अरे हट जाओ, खुजली कर रहे हो, हमें भी हो जाएगा। तो जो खुजली है ना, वो भी छूत की बीमारी है। फ्लू भी छूत की बीमारी है और वायरल फीवर भी छूत की बीमारी है, लेकिन हिस्टीरिया छूत की बीमारी नहीं। कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? वायरस क्या है? चेचक। पहले भी बताया कि जो चेचक है ना, ये क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस है। मलेरिया रोग, मादा एनाफिनीज। मलेरिया रोग, मादा एनाफिनीज। मादा एनाफिनीज क्या है? मच्छर। मादा एनाफिनीज मच्छर के कारण मलेरिया रोग का फैलाव होता है। डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया आप लोग जानते हो कि कंठ से होता है। डिप्थीरिया कहाँ से होता है? कंठ से। किससे संबंधित होता है? कंठ से संबंधित होता है क्या? डिप्थीरिया। और खसरा कैसे फैलता है? खसरा फैलता है विषाणु से। विषाणु से जो है फैलता है क्या? खसरा। खसरा रोग किससे फैलेगा? विषाणु से, याद रखिएगा। संक्रामक रोग वह रोग है जो मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, मादा एनाफिनीज, है ना। तो ये क्या है? संक्रामक रोग है। एक दूसरे में फैलाने वाले क्या होते हैं? मलेरिया के मादा एनाफिनीज। तो ये हो गया संक्रामक रोग। किस रोग का वाहक ग्रह मच्छी है? जो ग्रह मक्खी है या किस रोग का वाहक है? तो ये इसी होता है हैजा। ये एक लोगों के खाने पे बैठेंगे और उसी
खाने को आप पे टच करेंगे, है ना, गंदगी में बैठ कर आएंगे, फिर आपके खाने पे बैठ जाएंगे और आप जो है हैजा के रोगी बन जाएंगे। घर का मक्खी जो होता है ना। अगला है टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग। अगर आपको टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड होगा कैसे? गंदा भोजन, गंदा पानी, ठीक है ना। तो टाइफाइड हो गया, अब इससे क्या आपके शरीर में क्या प्रभावित हो जाएगा? तो आपकी जो आंत है ना, आंत जितनी है आपकी जो है वो प्रभावित हो जाएंगी। किससे? टाइफाइड से। असर कहाँ पे होगा? आंत पर। आंतें आपकी खराब हो जाती हैं। किससे? टाइफाइड से, ठीक है। वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है, अगर फैलने की बात वायरस की है, वायरस, तो वायरस द्वारा देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा जो है एक वायरस है। बाकी पेचिस और कुकुर खांसी ये वायरस नहीं है। पोलियो वायरस हमेशा सुने हैं कि पोलियो वायरस का संक्रमण किससे होता है? अगर पोलियो वायरस देखा जाए तो ये होता है जल तथा खाने वाले जो है प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण और खाना, है ना, खाने के द्वारा प्रदूषण के कारण, यानी कि भोजन अगर खराब हो तो खराब प्रदूषण के कारण, है ना, खराब प्रदूषण है ना, प्रदूषण है और जल, इससे फैल जाएगा, आपको पोलियो के लक्षण बढ़ सकते हैं, है ना। HIV द्वारा होने वाले रोग, HIV एड्स, हमेशा आप लोग सुने हैं कि HIV एड्स, ठीक है, HIV एड्स होता है। अगला है कि मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मलेरिया और डेंगू में जो है पानी भी है, सही, पानी से उत्पन्न होगा, भोजन भी उभयनिष्ठ है और विषाणु भी उभयनिष्ठ है। लेकिन मलेरिया होता है मादा एनाफनीज मच्छर से, लेकिन डेंगू मादा एनाफनीज से नहीं होता, ये प्रजाति इसकी दूसरी है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि ये दोनों मच्छर प्रजाति से ही हैं, लेकिन इनकी प्रजातियां दूसरी होती हैं, भिन्न भिन्न प्रजाति हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है स्वस्थ वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा, यानी कि सभी। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम इन सभी के द्वारा होता है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? इसके पहले भी बता चुके हैं कि ये जो है फ्रांस से शुरू हुआ, जहाँ पर एक मच्छर भी नहीं है, फ्रांस में मच्छर नहीं पाया जाता, और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को फ्रांस से शुरू किया गया, ठीक है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि 1920 में आया YMCA के साथ, 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, इसी समय यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1920 में। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना की गई। क्षय रोग 1900, फिर से इसके पहले मैं बताया था कि 1939 जो है क्षय रोग विशेषज्ञ, है ना, क्षय रोगों का संघ, भारतीय क्षय रोग की संघ की स्थापना 1939 में हुई। स्वास्थ्य वह मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो, यह कथन है। तो यह कहा गया था, वाल्टमर एवं एस्लिंगर का कथन है, वाल्टमर एवं एस्लिंगर, यानी कि आंतरिक और बाहरी रूप से जब आ जाए तो आंतरिक और बाहरी रूप वाल्टमर और एस्लिंगर को लगाएंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। अगर सबसे सही देखा जाए तो शरीर को स्वस्थ ना फल रखेंगे ना प्रोटीन, इसका मतलब अगर आप संतुलित आहार लेते हो तो उसमें आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार में सब कुछ मिल जाएगा। शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उनमें चाहिए 3600 कैलोरी। कितना? 3600 कैलोरी।
3600 कैलोरी अगर उस व्यक्ति को मिल रहा है तो जो है वह इतना ही उसको आवश्यकता है सामान्य कैलोरी की। 3600 कैलोरी चाहिए उसको शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को। अगला देखते हैं, साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की लगभग कितनी कैलोरी आवश्यकता है। सिर्फ साधारण कार्य करता है, वो शारीरिक श्रम नहीं करता है अगर वो व्यक्ति, तो उसको सिर्फ चाहिए 2500 से 3000 कैलोरी। 2500 से 3000 कैलोरी अगर चाहिए उसको, अगर साधारण काम करता है। अगर वह शारीरिक श्रम करता है तो उसको 3600 कैलोरी चाहिए। किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं। अच्छा, हमेशा कहा गया है कि अगर आपके पास दूध है, आप दूध पीते हैं, आप दूध का सेवन करते हैं, तो इसे संपूर्ण आहार कहा गया है। इसको जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है दूध को। संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार क्या है तो संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें खाद्य पदार्थ का समावेश हो, उचित खाद्य पदार्थ, और जिसमें जो है पोषक तत्व मौजूद हों और उचित मात्रा में अनुपात में हो, और वो सुपाच्य हो, आकर्षक व रुचिकर हो, है ना, जिसे हम आराम से खा सकें खुशी खुशी से। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब क्वालिटी जो है, ये सब गुण होने चाहिए संतुलित आहार में। संतुलित आहार में ये सब गुण होने चाहिए। अगला, वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए। अगर एक बालक है, उसको वृद्धि उस समय हो रही है, किशोरावस्था है, वह वृद्धि के रूप में अभी चल रहा है, तो उसको जो है लगातार अगर प्रोटीन मिलता जाए तो प्रोटीन ही वृद्धि का मेन वो है ना। वृद्धि को करने में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रोटीन है। देखिए सोयाबीन की, अच्छा, खिचड़ी में भी सोयाबीन और सब्जी में भी सोयाबीन बच्चों को खिलाया जाता है। कहाँ पे? प्राइमरी में, जो मिड डे मील है वहाँ पर सोयाबीन को दिया जाता है। उसके पीछे के कारण है, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, और प्रोटीन ही बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है वृद्धि के लिए। रक्ताल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम होती है, आयरन की मात्रा कम होती है तो आप रक्ताल्पता, है ना, के रोगी हो सकते हैं। लौह तत्व जरूरी है, आयरन जरूरी है शरीर में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके पहले भी हम इसकी चर्चा किए हैं कि अगर 4.1 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे प्रोटीन हो, इनमें 4.1 किलो कैलोरी होनी चाहिए, और अगर वसा है तो 9.1 किलो कैलोरी होगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हो या फिर प्रोटीन हो, तो दोनों में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कुपोषण के कारण होने वाले रोग। कुपोषण अगर है, यानी कि शरीर बिल्कुल एक हड्डी बराबर हो चुकी है, सूख चुकी है, कुपोषण के कारण होने वाले कौन से रोग हैं। तो क्वास्क्योर और मैरेस्मस और क्वास्क्वेयर, तो ये दोनों हैं कुपोषण के कारण। कुपोषण होता किनको है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है। किन में होता है? बच्चों में ज़्यादा कुपोषण का रोग हो जाता है। ऊर्जा मापने की इकाई। ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी होती है। क्या होती है? कैलोरी। ऊर्जा अगर हम मापते हैं तो वो कैलोरी में मापते हैं, यानी कि कितना कैलोरी चाहिए आपको। तो ऊर्जा कहाँ से देखेंगे? कैलोरी से देखेंगे। शारीरिक श्रम करने वाला 3600 कैलोरी, सामान्य व्यक्ति को 2500 से 3000 कैलोरी, तो कैलोरी बोलते हैं, यानी कि उसमें उतना ऊर्जा होना चाहिए, है ना। अगला देखते हैं, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा जो है कैसा होना चाहिए। तो पुरुष को जो है ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, उनके शरीर में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, और महिला में क्या है कि कम कैलोरी में भी काम चल जाएगा। महिला में जो है आहार में कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए, लेकिन पुरुष में जो है ज़्यादा होती है। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि
अच्छा, संतुलित भोजन में देखिए प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होती है और कार्बोहाइड्रेट्स भी। कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, जब ये सभी होने चाहिए एक संतुलित भोजन में। अगला कहा जा रहा है और यही हमारा लास्ट प्रश्न है कि एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होते हैं। एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होते हैं? तो 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी? 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का जो 60+ प्रश्नों का एक सीरीज था वो समाप्त हुआ। कैसे लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताएंगे। लाइक भी कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि लगातार ऐसे बहुत से वीडियो हम आपको हमेशा प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।